चलिए हो यूट्यूब इस पे लाइव हो गया। सोनेलाल जी, सर मेरा भी बिहार पुलिस का बैच नहीं चलता है, सब चीज तुम ही लोग का चला देते हैं, ठीक है? एगो पैसा दोगे लोग 400, उसका कहोगे लोग कि 5,000 का बैचे दे दीजिए। सोनेलाल जी, सर मेरा चलिए आइए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो कितना है? 8%, 7.4% है, 7.4% है। आइए थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर है? देखिए बाबू, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बजट पेश होने से एक दिन पहले, बजट पेश होने से एक दिन पहले, बजट जो पेश होता है, बजट पेश होने से एक दिन पहले, एक दिन पहले इसे पेश किया जाता है, इसे पेश किया जाता है। बजट पेश होने से पहले इसे पेश किया जाता है, ठीक है? अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने की जिम्मेदारी किस पे होती है? आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने की जिम्मेदारी किस पे होती है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसको तैयार कौन करता है? तैयार किसके मार्गदर्शन में होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार। अगर हम बात करते हैं कि पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था भारत में? पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? पहली बार 1950 से 1951 के बीच में पहली बार इसको पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई, उस समय ये कौन थे? वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री थे, जॉन मथाई। अच्छा, 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण और बजट एक साथ पेश होता था। 1964 तक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण एक साथ पेश होता था। एक साथ पेश होता था। दोनों अलग कब से हुआ? अलग कब से हुआ ये दोनों? 1964 से। अलग कब से हुआ? 1964 से। 1964 से अलग कब से हुआ? 1964 से ये अलग हो गया। क्या संविधान में आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ चीज अनिवार्यता है? जैसे बजट के लिए 112 अनुच्छेद है, क्या आर्थिक सर्वेक्षण के लिए, इसके लिए संविधान में कहीं भी कोई अनिवार्यता है? नहीं। संविधान में आर्थिक सर्वेक्षण के लिए कहीं भी अनिवार्यता नहीं है कि आप पेश कीजिए, नहीं कीजिए। तो नोट में, संविधान में आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है। कोई अनिवार्यता नहीं है। कोई अनिवार्यता नहीं है। क्लियर है? संविधान में इसके लिए कोई अनिवार्यता नहीं है, ठीक है? इसको तैयार किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। अभी जो आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वर। अभी वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वर जो है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। कब इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है? इस बार कब पेश हुआ है? तो पेश हुआ है बाबू, पेश हुआ है 29 जनवरी 2026 को। कहां पे पेश हुआ है? अच्छा, पेश करता कौन है? वित्त मंत्री। तैयार कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो पेश किसने किया है? पेश
वित्त मंत्री ने लोकसभा में किया है। कहां पे किया है? लोकसभा में। किस दिन किया है? 29 जनवरी 2026 में। 29 जनवरी 2026 में। क्लियर है यहां तक? इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में हम लोगों का अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितना है? आर्थिक वृद्धि दर कितना है? आर्थिक वृद्धि दर कितना है? वृद्धि दर कितना बताया गया है? तो बाबू 6.8 से लेके 7.2% के बीच में बताया गया है। ठीक है। और राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना बताया गया है? राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना बताया गया है? राजकोषीय घाटा अनुमानित कितना बताया गया है? 4.6% बताया गया है। कितना 4.8 ही बताया गया है। 4.8% बताया गया है। 4.8% बताया गया है। अच्छा, इस आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत का विश्व के व्यापार में जो हिस्सेदारी है, 2005 में 2% था, वो 2025 में कितना परसेंट बढ़कर हो गया है? 4% बढ़कर हो गया है। तो विश्व में भारत की हिस्सेदारी, विश्व में भारत की व्यापारिक हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 4% हो गई है। और 2005 में कितना था? 2005 में कितना था? 2% था। 2005 में कितना था? 2% था। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी जो खर्च हुआ है, विदेशी लोग सबसे भारत में किस क्षेत्र में खर्च किए हैं? तो सेवा क्षेत्र में किए हैं। सेवा क्षेत्र में। याद रखिएगा, यहां पे लिखते हैं विदेशी खर्च जो है सबसे ज्यादा, विदेशी खर्च सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में भारत में हुआ है? सेवा क्षेत्र में, जो कि 19.1% है। कितना है? 19.1%। सबसे ज्यादा जो एफडीआई फ्लो हुआ है ना, वो किस क्षेत्र में हुआ है? सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में हुआ है। किस क्षेत्र में हुआ है? सर्विस सेक्टर में हुआ है। किस क्षेत्र में हुआ है? सर्विस सेक्टर में हुआ है। तो देखिए, इतना कुछ जानकारी जो मिला है आपको, आर्थिक सर्वेक्षण का कुछ स्टैटिक्स पार्ट बता दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आपको, अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण में और बजट में क्या अंतर है? आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल के 12 महीना का पूरा निचोड़ बताता है कि हमने क्या क्या प्राप्त किया, क्या क्या हमारे साथ हुआ। अब बजट आने वाले 12 साल बोल रहे हैं, 12 महीने का। तो आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 12 महीने में हमने क्या क्या किया, और बजट पिछले 12 महीना में हम लोग क्या क्या करेंगे। दोनों में अंतर समझ में आया? बजट जो होता है, ये बाबू संविधान में इसका उल्लेख है वित्तीय वार्षिक विवरण के रूप में, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पिछले 12 वर्षों में हमने क्या क्या किया, उसका ये रिपोर्ट है। पिछले 12 वर्षों में आपने क्या क्या किया, पिछले 12 वर्ष कह रहे हैं, 12 महीने में सरकार ने क्या किया, उसका रिपोर्ट है। क्या किया, उसका रिपोर्ट है ये। क्लियर है? तो अब आ जाइए, अब इस डेटा से आपको अब आगे का जितना भी डेटा है बस वो याद करना है, सीधे सीधे याद कर लीजिएगा कि इतना हमारा चीज हुआ है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या बताई गई है? 7.4% बताई गई है। कितना बताया गया बाबू? 7.4% बताया गया है। कितना बताया गया है? 7.4% बताया गया। ठीक है, आज तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं था। अभी देख लेते हैं पीपीटी में कोई दिक्कत है कि नहीं है। हमको लगता है कि नहीं ही होगा। 76 में क्या था? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमानित दायरा क्या रखा गया? अभी आपको बताए हैं 6.8 से 7.2%। 6.8 से 7.2%। ठीक है, अब आ जाइए बाबू, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 16 जनवरी 2026 तक ये डेटा, अच्छा ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा।
कोई चेंजेस नहीं रहेगा। 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, कितना दर्ज किया गया है, मतलब एफडीआई फ्लो भारत में 16 जनवरी 2026 तक कितना रहा है बाबू, तो 701.4 बिलियन डॉलर रहा है। कितना रहा है? 701.4 बिलियन डॉलर पूरा भारत में अभी तक विदेशी मुद्रा भंडारण है। ठीक है ना, भारत में टोटल विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है? 701.4 मिलियन डॉलर है। क्लियर है? आगे आइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात है, ये सेवाओं के निर्यात कितने अरब डॉलर का सर्वाधिक उच्च स्तर हुआ? ये सर्वाधिक है, सर्वाधिक उच्च स्तर कितना रहा है? तो याद रखिएगा क्या पूछता है, सेवाओं के निर्यात का कितने अरब डॉलर में हम लोग का रहा है? तो 387.6 बिलियन डॉलर में रहा है, 387.6 बिलियन डॉलर में रहा है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, ये सब सीधे फैक्ट्स है बजट का, और सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का। ठीक है ना, इसका थ्योरी पार्ट आपको हम बता दिए। क्लियर है? आगे आइए, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं? तो 55.02 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए योजना पे बहुत क्वेश्चन रहता है, आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन योजना पे। क्लियर है? क्लियर है? आगे आइए, जन धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से कितने खाते ग्रामीण होगा? ये ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों से है। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों से जो बाबू है वो 36.63 करोड़ है। कितना है बाबू? 36.63 करोड़ है। कितना है? 36.63 करोड़ है। आगे आइए, आर्थिक सर्वेक्षण में जन धन योजना को किस रूप में संबोधित किया गया है? वीवीआई, इस पे नोट दिया गया था, तो बैंकिंग क्रांति के रूप में किया गया। किस रूप में किया गया है? बैंकिंग क्रांति के रूप में किया गया है, बैंकिंग क्रांति। इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, उन लोगों ने जो बोला वो आपको यहां पे रखा जा रहा है। इसमें कोई थ्योरी उरी नहीं है कि इसको क्या किया गया, क्यों किया गया, ऐसा नहीं कुछ। बस ऐसे आपको सीधे सीधे बैंकिंग के लिए कौन सा आपका किस रूप में इसको संबोधित किया गया? बैंकिंग क्रांति की। इतना ज्यादा कभी भी बैंकिंग से लोग जुड़े ही नहीं थे। अभी दिखाया ना कि 55.02 करोड़ लोगों का बैंक खाता खोला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला, ये अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, देखिए जहां भी योजना क्वेश्चन जुट जाए उसको आप लोग को ऐसे भी समझ लेना है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है आपका मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों के लिए कितने खातों को कारोबारियों के कितने खातों को ऋण वितरित किया गया है? कितने खातों को ऋण वितरित किया गया है बाबू? तो 55.45 करोड़ रुपया। ऑनलाइन चल रहा है ना? हो, हाँ ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है। 55.45 करोड़ रुपया। मेरे मोबाइल पे लगातार फोन आ रहा है, कट जा रहा है ऑनलाइन। ठीक है ना, 55.45 करोड़ रुपया जो है बाबू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को खाते में ऋण वितरित किया गया। कितना? 55.45 करोड़ रुपया। क्लियर है? अगला ये अक्टूबर 2025 तक पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल कितनी राशि वितरित की गई है? कुल कितनी राशि वितरित की गई है बाबू? तो ये आपका 36.18 लाख, LAKH 36.18 लाख करोड़ रुपया जो है अभी तक कुल कितना किया गया? वितरित किया गया। कितना? 36.18 लाख करोड़ बाबू पीएम मुद्रा योजना के तहत इतना बाबू राशि वितरित किया जा चुका है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है ना, अभी तक। आगे आ जाइए, वित्त वर्ष 2025 में भारत ने कुल कितने अमेरिकी डॉलर की सेवाओं का निर्यात किया? तो अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताए थे, कितना है आपका? 387। कितना है? 387.6 बिलियन डॉलर, 387.6 बिलियन डॉलर का, 387.6 बिलियन डॉलर का। ठीक, वित्त वर्ष 2025 में सेवाओं के निर्यात में वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है बाबू? तो सेवाओं में इस बार वार्षिक वृद्धि दर कितना रहा है? 13.6। ये भी आपका लिख लो बाबू, ये 100% वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। सेवाओं का वृद्धि दर कितना रहा है बाबू? 13.6%, 13.6% वृद्धि दर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अब आइए आगे,
हाल ही में महिला वनडे विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है बाबू? भारत बना है। देखिए महिला वनडे विश्व कप 52 साल में पहली बार 52 रन से भारत की महिलाओं ने यह मैच जीता था। 52 साल में पहली बार, तो 52 साल में पहली बार, यानी कि बाबू आप ऐसे सोचिए कौन सा संस्करण है ये? संस्करण कौन सा था? संस्करण 13वां संस्करण था। कौन सा? 13वां संस्करण था। 13वां संस्करण था। कहां खेला गया है ये मैच? मैच कहां खेला गया है? भारत में। कहां पे? भारत में। भारत में किस स्टेडियम में? डीवाई पाटिल स्टेडियम में। कौन सा? डीवाई पाटिल स्टेडियम में। स्टेडियम में, ठीक है। उप विजेता कौन रहा है बाबू? आपका दक्षिण अफ्रीका रहा है। उप विजेता कौन रहा है? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, भारत की तरफ से कप्तानी कौन किया था? कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। कौन थी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कौन थी? लॉरा वोल्ट-वॉट्स। लॉरा वोल्ट-वॉट्स। अच्छा, इसमें बाबू इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन जीता है? प्लेयर ऑफ द मैच कौन जीता है? प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। भारत ने यह मैच कितने वर्षों में जीता है पहली बार? 52 वर्षों में। 52 वर्षों में पहली बार। 52 वर्षों में पहली बार। कितने रन से जीता है? 52 रन से जीता है। कितने रन से जीता है? 52 रन से जीता है। 52 रन से जीता है। अच्छा, ये जो महिला वनडे विश्व कप है कितने साल में एक बार होता है? 4 साल में एक बार। इसकी अवधि क्या है बाबू? प्रत्येक 4 साल में एक बार। प्रत्येक 4 साल में, 4 वर्ष में एक बार। प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत सारा डेटा मिल गया आप लोगों को यहां से। चलिए, तो भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्ट-वॉट्स, विजेता भारत, संस्करण 13वां। मैच कहां खेला गया? भारत। कौन से स्टेडियम? डीवाई पाटिल स्टेडियम। 52 वर्षों में पहली बार 52 रन से। 52 रनों में पहली बार 52 रन से जीता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी को क्लियर है बाबू? ऑनलाइन वाले भी सभी को क्लियर है? चलिए अगला ये भारत अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस कहां संचालित कर रहा है बाबू? लद्दाख में। लद्दाख में जो ये कर रहा है इसका ऊंचाई है 13,700 फीट। 13,700 फीट। अगर मीटर में पूछेगा 4200 मीटर। कितना मीटर बाबू? 4200 मीटर। इसको किसने बनाया है? BRO। किसने बनाया है? BRO। किसने बनाया बाबू? BRO ने बनाया है। किसने बनाया है? BRO। ये किसके नजदीक है? तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक है। किसके नजदीक है? नजदीक किसके बाबू? LAC के। LAC के। इसका रनवे कितना है बाबू? रनवे जो ये एयरबेस बनाया गया है तो रनवे जो है बाबू 2.7 किलोमीटर है। कितना है? 2.7 किलोमीटर है। 2.7 किलोमीटर है। और ये बाबू विश्व के सबसे ऊंचे एयरबेस में से आपका भारत का एयरबेस है, न्योमा एयरबेस। तो ये याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, न्योमा एयरबेस। इसको कौन बनाया? बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, वो बनाया है। क्लियर है? BRO के द्वारा बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कहा राष्ट्र प्रेरणा स्थल? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्र प्रेरणा स्थल बाबू कहां पे बनाया गया है? लखनऊ में। कितने एकड़ में बना है ये? 65 एकड़ में। 65 एकड़ में। अच्छा, ये जो अटल बिहारी की जयंती थी, कौन सी जयंती थी ये बाबू? जयंती कौन सी थी? 101वीं जयंती थी। 101वीं जयंती थी। अच्छा, इनका बर्थ डेट कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। देखिए बाबू, ये जो लखनऊ में बनाया गया है इसमें 3 ब्रॉन्ज के स्टैच्यू को बनाया गया लोटस आकार का। जो ये स्टैच्यू बनाया गया है 3 स्टैच्यू बनाया गया है, जिसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी। दूसरा बाबू कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और तीसरे कौन है बाबू? तीसरे कौन है? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय।
उपाध्याय, उपाध्याय। और ये आइडियल स्टैच्यू है। कैसा स्टैच्यू है? आइडियल। इनसे प्रेरणा के लिए बनाया गया है, इनके सारे चीजों को इसमें दिखाया गया है। ये टोटल बाबू 65 एकड़ में बना है लखनऊ में, और इसमें 3 लोगों की मूर्ति जो है ब्रॉन्ज की बनी है। किसकी बनी है? ब्रॉन्ज। और किस आकार में? लोटस। किस आकार में? लोटस आकार में बनी है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो बाल पुरस्कार है उसमें। अच्छा, ये जो वैभव सूर्यवंशी है, इनको ये जो सम्मान मिला है, कितने वर्ष में मिला है? 14 वर्ष। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष की उम्र में। अच्छा, टोटल कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल सम्मान पुरस्कार इस बार दिया गया है? 20। इस बार कुल कितना दिया गया है ये सम्मान? कुल सम्मान कितना है बाबू? 20। 20 कितना है? 20। कितने क्षेत्रों से? 6 अलग अलग क्षेत्रों से। 6 अलग अलग क्षेत्रों से। 6 अलग अलग क्षेत्रों से। अच्छा, ये सम्मान कौन दिया है? राष्ट्रपति। कहां पे दिए हैं? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहां है तो नहीं लिखवाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे आइए। दिसंबर 2025 में इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान इथियोपिया से किन्हें सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। किसको सम्मानित किया गया बाबू? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। अभी अहमद अली ने यह सम्मान दिया। अभी अहमद अली ने दिया है, जो वहां के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? राष्ट्रपति। कहां के हैं? आपके कहां के हैं? इथियोपिया के। इथियोपिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अभी अहमद अली। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। राजधानी क्या है? अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। अदिस अबाबा। और याद रखिएगा, विश्व में पहले वैश्विक नेता बन गए हैं जिनको यह सम्मान मिला है। विश्व के पहले नेता बन गए हैं ये, जिनको यह सम्मान मिला है। विश्व के पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। वैश्विक नेता यह सम्मान पाने वाले बन गए हैं। यह सम्मान पाने वाले बन गए हैं। कौन? मोदी जी। ठीक है। हालांकि अभी एप्स्टीन फाइल में भी इनका नाम आ रहा है। क्लियर है? एप्स्टीन फाइल को देखते हैं आप लोग? बाप रे बाप। चलिए आइए, नहीं बात करेंगे उस पे। अब आ जाइए बाबू। नवंबर 2025 में गृह मंत्री कौन बना है बाबू? तो सम्राट चौधरी जी बने हैं। और गृह मंत्री के साथ ये क्या है? उप मुख्यमंत्री भी हैं। क्या है? उप मुख्यमंत्री भी हैं। अच्छा, अशोक चौधरी क्या है बाबू? अशोक चौधरी क्या है? तो ये बाबू ग्रामीण कार्य विकास मंत्री हैं। क्या है? ग्रामीण कार्य मंत्री भी हैं। मंत्री अशोक चौधरी। अच्छा, विजय चौधरी कौन से हैं? विजय चौधरी कौन से मंत्री हैं? तो ये बाबू जल संसाधन, भवन निर्माण और आपकी जल संसाधन, भवन निर्माण, और एक इनका और मंत्रालय है बाबू जो संसदीय कार्य है। संसदीय कार्य। अच्छा, बिहार के बाबू वित्त मंत्री किसको बनाया गया है? विजेंद्र प्रसाद यादव को। किसको? वित्त मंत्री कौन बने हैं? वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा, इस बार टोटल कितनी महिला मंत्री बनी है? 3 महिला जो हैं महिला मंत्री बनी है। 3 महिला में मंत्री में किसका नाम है? लेसी श्रेयसी सिंह और रमा निषाद। कौन है? रामा निषाद। ठीक है। तो लेसी सिंह है, श्रेयसी सिंह है, रामा निषाद है। लेसी सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला है बाबू? तो खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय मिला है। कौन सा? खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय। ठीक है। श्रेयसी सिंह को 2 मिला है, सूचना वाला भी मिला है और खेल मंत्रालय भी मिला है। खेल और सूचना मंत्रालय। और बाबू पिछड़ा जाति
जो जनजाति वाला मंत्रालय वो किसको मिला है? रामानिसाद जी को मिला। पिछड़ी जनजाति, पिछड़ी जनजाति की मंत्री बनी है। पिछड़ी जाति और जनजाति, पिछड़ी जाति और जनजाति की मंत्रालय की मंत्री बनी है। कौन? रामानिसाद। अच्छा, इस बार जो मंत्री टोटल बनाए गए हैं इसमें क्या मुस्लिम कोई मंत्री है? मोबाइल मत ले जाओ, मोबाइल नहीं ले जाना, ठीक है। इसमें कोई क्या मुस्लिम मंत्री हैं? एक आदमी है, जो है कौन है? आपकी जामा खां है। कौन है? जामा खां है, ठीक है। जामा खां जो है बाबू, ये मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री बने। कौन से? अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं। अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं। कौन से मंत्री बने हैं? अल्पसंख्यक मंत्री बने हैं। क्लियर है? तो चलिए बाबू, ये था। देखिए यहां पे केवल क्या पूछा था? गृह मंत्री। क्या पूछा था? गृह मंत्री। अब इसमें आपको कितना मंत्रालय मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है। इसमें वित्त मंत्री का नाम याद रखिएगा, ठीक है। सम्राट चंद्र। अच्छा, एक और उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विजय कुमार सिन्हा। एक उप मुख्यमंत्री और कौन है? विजय कुमार सिन्हा। और इनको कोई मंत्रालय भी मिला है क्या? हाँ, खनन मंत्रालय। सिन्हा खनन मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय? खनन मंत्रालय। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं, जाइए। किसने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है बाबू? तो आपके जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है, और 8वीं बार जीता है। कौन जीता है? जर्मनी ने जीता है बाबू। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है, 8वीं बार जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने, ठीक है। 8वीं बार जीता है, ठीक है। 8वीं बार जीता है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, पुरुष जूनियर हॉकी कप के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कौन सा संस्करण है? संस्करण कौन सा है बाबू? तो ये बाबू 14वां संस्करण है। कौन सा? 14वां संस्करण है। उपविजेता कौन है? स्पेन बना है बाबू। कौन? स्पेन। और तीसरा स्थान किसको आया है? तीसरा स्थान किसको आया बाबू? भारत को आया। किसको आया है? भारत को। तो जो विजेता है इनको क्या मिला है? स्वर्ण पदक। और स्पेन को क्या मिला है? रजत पदक। और भारत को क्या मिला है? कांस्य पदक। भारत ये कांस्य पदक दूसरी बार जीता है। एक बार 2016 में जीता था। 2016 में। आखिरी बार भारत कब ये पदक जीता था? आखिरी बार 2016 में भारत ने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीता था। कौन पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कौन सा? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अच्छा, मेजबान देश कौन है इसका? भारत। ये कहां पे गेम हुआ है? भारत में। मेजबान देश कौन है? भारत। मेजबान देश भारत है। और भारत में भी कहां हुआ है बाबू? तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। क्लियर है? देखिए पूरा का पूरा स्टैटिक से हो जा रहा है आपका। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संस्करण, विजेता, उपविजेता, मेजबान देश, मेजबान राज्य, कौन सा पदक, ये सब आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर पुनः एक बार शीर्ष पर रहा। तो एक तो आपको इसे ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन में इसी में बता दिया गया कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान किसको आया? सिंगापुर को। भारत को कौन सा स्थान आया बाबू? 85वां। 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? 80वां। कौन सा था? 80वां। तो हम लोग 4 पैदान क्या हो गए हैं? गिर गए हैं। 4 पैदान लुढ़क गए हैं। 4 पायदान लुढ़क गए हैं। गिर गया है। कौन? भारत। क्लियर है? 4 पैदान इसमें कौन गिर गया है? भारत गिर गया है। ठीक है। चलिए अगला आइए। G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था, उसका थीम क्या था? ये आप लोगों को बताए थे भी। एकजुटता, समानता और स्थिरता था। क्या था बाबू? एकजुटता, समानता और स्थिरता था। ठीक है। चलिए ये कौन सा संस्करण था बाबू? संस्करण अभी कल आपको बताए थे कि 21वां G20 शिखर सम्मेलन यूएसए में होगा। तो ये वाला कौन सा होगा? 20वां। कौन सा हो जाएगा? 20वां। अच्छा ये कब आयोजित हुआ था? तो 20 से 22 नवंबर 2025 में। 20 से 22 नवंबर बाबू 2025 में। 20 से 22 नहीं, 20 से 23 नवंबर 2025 में हुआ था। अच्छा G20 की स्थापना कब हुई थी?
G20 की स्थापना 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। अच्छा, G20 का कोई मुख्यालय भी होता है क्या? नहीं, मुख्यालय इसका नहीं होता है। मुख्यालय नहीं होता है। मुख्यालय नहीं होता है। मुख्यालय नहीं होता है। औपचारिक रूप से G20 शिखर सम्मेलन का बैठक कब हुआ था? 2008 में। कल बताए थे। औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से मतलब राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा, राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा, अध्यक्षों द्वारा, राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा। कब हुआ था? 2008 में। कहां हुआ था? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में इसका बैठक हुआ था औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से पहली बार अच्छा, औपचारिक रूप से आएगा तब 2008 डालना है, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो 1999 डालना है। 1999 डालना है। क्लियर है G20 के बारे में? G20 की 2021 वाला कल आपको बताए थे। G20 का जो 21वां संस्करण है कहां होने जा रहा है? यूएसए। कहां होने जा रहा है? यूएसए। 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 पानी देना तो। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। ऑनलाइन वाला सब ठीक ठाक है ना व्यवस्था? सोनू जी, जी सर, सोनेलाल जी, सोनेलाल जी, चलिए इसको पहले आप लोग कीजिए चुपचाप से। चलिए आइए, अब आ जाइए कौन सा क्वेश्चन? 21वां। यूनेस्को। यूनेस्को का तो कभी कभी फुले फॉर्म पूछ देता है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक, SCIENC, साइंटिफिक ये होता है, ठीक है, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आ जाइए, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है बाबू? पेरिस में है। पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है। अच्छा, यूनेस्को की स्थापना बाबू कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 16 नवंबर 1945 को। 1945 को। इसमें कुल सदस्य कितने हैं बाबू? सदस्य कितने हैं? 194। कितने हैं? 194। 194 कितने बाबू? 194 हैं। कितने हैं? 194। यूनेस्को किसके अंतर्गत काम करता है? यूएनओ के अंतर्गत। ये जो बाबू यूनेस्को है, ये यूएन का विशेष एजेंसी है। क्या है? विशेष एजेंसी है। एजेंसी है। किसका एजेंसी है? यूएनओ का विशेष एजेंसी है। अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल कहां पे है? इटली में है। कहां पे है? इटली में। सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल, यूनेस्को स्थल किस देश में है बाबू? इटली में। इटली। कई गो है? 60। दूसरा सबसे ज्यादा कहां है बाबू? चीन में है। अच्छा, एशिया में सबसे ज्यादा कहां है? भारत में है। एशिया में सबसे ज्यादा कहां है? एशिया में सबसे ज्यादा भारत में है। सॉरी, चीन के बाद, मतलब चीन के बाद भारत में। एशिया में दूसरा सबसे ज्यादा लिख सकते हो। दूसरा सबसे ज्यादा भारत में है। ठीक। अच्छा, भारत में कुल कितने यूनेस्को स्थल हैं? 44। अभी कुल कितने हैं भारत में? भारत में कुल यूनेस्को स्थल कितना है बाबू? 44 गो है। कितना है? 44 गो। इस 44 गो में आ जाइए, आपका एक मिश्रित है। एक कैसा है? मिश्रित। 7 कैसा है? प्राकृतिक। प्राकृतिक 7 प्राकृतिक। 7 एक 8 इधर हो गया। कई गो बच गया? 44 में से 8 घटा दीजिए। कितना? 37 हुआ ना? कितना हो गया? 36। 36 36 क्या हो गया आपका? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो भारत में कुल कितने यूनेस्को स्थल है अभी तक? 44 है। इसमें मिश्रित कई गो है? 1। प्राकृतिक कई गो है? 7। और सांस्कृतिक कई गो है? 36। कई गो है? 36। बाबू इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस।
पेरिस फ्रांस। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है बाबू? क्लियर है? चलिए अगला आइए, अगला आइए। WHO की स्थापना किसकी बाबू? WHO की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत बार WHO दिवस भी पूछ देता है। तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अच्छा, भारत इसका सदस्य देश कब बना था? 1948 में ही। भारत सदस्य देश कब बना था? सदस्य देश 1948 में ही बना था। कब बना था? 1948 में ही बना था। कब बना था? 1948 में ही बना था। क्लियर है? क्लियर है? आ जाइए बाबू। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अच्छा, इसका मुख्यालय कहां है? WHO का मुख्यालय कहां है बाबू? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कहां है? मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अच्छा, WHO का मुख्यालय, यही क्वेश्चन पूछ दिया, कहां बताएगी? जिनेवा स्विट्जरलैंड है। जिनेवा स्विट्जरलैंड है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे आइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ये बाबू किसके लिए कार्य करता है? आपका ये किसके लिए कार्य करता है? तो ये बाबू बच्चों के लिए करता है। अब देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था ना, तो उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। तो इसका बोला जाता है यूनिसेफ, लेकिन अब इसका जो नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम 1953 में बदलकर क्या कर दिया गया था? बदलकर क्या कर दिया गया था? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड कर दिया गया था। केवल चिल्ड्रेन फंड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि किस क्षेत्र के लिए कार्य करेगा बाबू? बच्चों के लिए। किस क्षेत्र के लिए कार्य करेगा बाबू? बच्चों के लिए। किस क्षेत्र के लिए? बच्चों के लिए। इसका बाबू स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? इसका बाबू स्थापना हुआ था। अच्छा, इसका गुडविल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। गुडविल एम्बेसडर कौन है? अभी गुडविल एम्बेसडर कौन है? एम्बेसडर कौन है बाबू? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा है। अब इसका नाम क्या है बाबू? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। पहले क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक है ना? इमरजेंसी फंड। ठीक है ना? तो यूनिसेफ। अच्छा, इसका मुख्यालय क्वेश्चन पूछा था तो न्यूयॉर्क है। कहां है? न्यूयॉर्क। कहां है? न्यूयॉर्क। क्लियर है यहां तक? देखिए, क्वेश्चन एक पूछ रहा है, फैक्ट्स बहुत सारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना? चलिए अगला। गुडविल एम्बेसडर, बच्चों के लिए विश्व में एक एम्बेसडर बनाया जाता है ना, गुडविल एम्बेसडर वगैरह बनाया जाता है ना। अपने एम्बेसडर क्या होता है? किसी का प्रमोशन करने के लिए ऐसे व्यक्तित्व को रखा जाता है जिससे सब लोग जाने और उस क्षेत्र को और अपना क्या दे? योगदान दे। हाँ, उसको विकसित करने के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। ILO, क्या बाबू? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है बाबू? इंटरनेशनल मुख्यालय कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, ILO कब बना था बाबू? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बाबू जब वर्साई की संधि हुई थी ना 1919 में। वर्साई की संधि के समय, वर्साई की संधि के समय ही बाबू ये आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। ठीक है, ये बाबू किसका विशेष एजेंसी है? UN का। ये किसका विशेष एजेंसी है? विशेष एजेंसी किसका है? एजेंसी ये बाबू UNO का है। किसका है? UNO का। अच्छा, इसको ILO को एक बार नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1969 में। कब मिला था? 1969 में इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल
प्राइज मिला था। किसको? आईएलओ को। आईएलओ को। तो इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बाबू इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 वायसराय की संधि। विशेष एजेंसी किसका है? यूएनओ का है। और 1969 में इसको क्या मिला था? आपके नोबेल प्राइज। अच्छा, ये यूएनओ का विशेष एजेंसी कब बना था? 1946 में। कब बना था? 1946 में। यूएनओ का विशेष एजेंसी कब बन गया था? 1946 में, क्योंकि 1945 में तो यूएनओ ही बना था, है ना। चलिए 24 अक्टूबर 1945 को कल बताए थे ना यूएनओ। चलिए अगला, ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय बाबू कहां है? रोम, इटली में है। कहां है? रोम, इटली। कहां है बाबू? रोम, इटली में है। रोम, इटली में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी बाबू? 16 अक्टूबर। कब हुई थी? 16 अक्टूबर। स्थापना कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1945 को। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1945 में ही। भारत सदस्य कब बन गया था? 1945 में ही बन गया था। 1945 में ही बन गया था। अच्छा बाबू, ये किस किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो बाबू ये भूख समाप्त करना, पोषण और खाद्य सुरक्षा। किस किस क्षेत्र में? भूख समाप्त करना, पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करता है। के क्षेत्र में काम करता है। के क्षेत्र में काम करता है। इसकी राजधानी कहां, सॉरी इसका कैपिटल कहां है बाबू? मुख्यालय कहां है? रोम, इटली में। कहां पे है? रोम, इटली। स्थापना कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1945। अच्छा, FAO दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को FAO दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू। अगला क्वेश्चन है बाबू, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1957 को। कब हुआ था स्थापना? 29 जुलाई 1957 को। 29 जुलाई 1957 को इसकी बाबू क्या हो गई थी? इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है। अच्छा, इसको भी बाबू एक बार नोबेल पीस प्राइज मिला है। इसको भी बाबू एक बार क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज। कब मिला है? 2005 में। 2000 नोबेल प्राइज इसको कब मिला है? 2005 में। कब मिला है? 2005 में। 2005 में। ये किस क्षेत्र में काम करता है? परमाणु ऊर्जा का किस तरह से सही तरह से उपयोग हो उस क्षेत्र में काम करता है। परमाणु ऊर्जा के लिए काम करता है। किस क्षेत्र में काम करता है बाबू? परमाणु ऊर्जा का शांति के लिए उपयोग हो, इसका देखरेख करता है। उपयोग हो इसी का ये देखरेख करता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 को। इसको नोबेल प्राइज कब मिला था? 2005 को। भारत इसका सदस्य कब बना था? 1957 में ही। भारत सदस्य कब बन गया था इसका बाबू? 1957 में ही। 1957 में ही। क्लियर है? क्लियर है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। क्या इसका? अच्छा, इसका मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया सब बता दिए, यही नहीं बताए। वियना में है। कहां है? वियना, ऑस्ट्रिया, वियना। क्लियर है? अच्छा दीदी जी लोग, आप लोग एगो बात बताइए, इसको लिख रहे हैं ना? सब लोग लिखिएगा बाबू। जैसे कल PDF जो सेव किए थे सेव ही नहीं हुआ। आपके सामने ही ना सेव किए थे हो, कल सेव नहीं हुआ। वो पता नहीं आज खोजते खोजते थक गए कि डालना था। अब आज वाला तो अच्छे से सेव करेंगे, लेकिन कल वाला उड़ गया था। तो आप लोग लिखिए, समझ में आया ना? और इसको कम से कम एटलीस्ट अपना एगो नोट्स जरूर बनाइए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन या काउंसिल। कमीशन या काउंसिल, कौन बताएगा? देखिए दोनों होगा। दोनों क्या होगा? इसका
इसका पूर्व नाम था, पूर्व नाम था, पूर्व नाम था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इसकी स्थापना बाबू 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। जो आपको आर्थिक और सामाजिक परिषद एक बताए थे ना, यूएन का छठा अंग में से एगो, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में इसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया और इसके दायरा को बढ़ा दिया गया। वर्तमान नाम जो है बाबू 15 मार्च 2005 में, 15 मार्च 2005 में बाबू, 15 मार्च 2005 सॉरी 2006 में, 15 मार्च 2006 में इसका नाम बाबू, अच्छा कमीशन का आयोग होता है, आयोग, ठीक। तो अब इसका नाम क्या कर दिया गया? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गया। अब क्या हो गया? काउंसिल हो गया, काउंसिल हो गया। ये मानव अधिकार की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? मानव अधिकार की रक्षा, मानव अधिकार की रक्षा करता है, मानव अधिकार की रक्षा करता है, ठीक है। इसमें बाबू टोटल कितने सदस्य देश हैं? 47। कितने सदस्य देश हैं? 47। और इन 47 देश को क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। किस आधार पर चुना जाता है? क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर चुना जाता है। और कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 3 वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए। कौन चुनता है? तो महासभा चुनता है, महासभा द्वारा चुना जाता है, महासभा द्वारा चुना जाता है, चुना जाता है। क्लियर है बाबू? क्लियर है? बहुत कुछ मिल रहा है ना क्वेश्चन में। अब आइए, क्या बोलती रहती हैं जी? कहां है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन तोरा कि हम आप लोगों को पूरा स्टैटिक्स बता दे रहे हैं और इसका जो क्वेश्चन पूछा है वही नहीं बता रहे हैं, सॉरी। ठीक है, क्या बोले? क्या हुआ? यूएनएचआरसी का बनवाए थे? यूनेस्को का बनवाए होंगे बाबू, देखिए ना उसको। अब आप सब कंफ्यूज एक के साथ मत मिलाइए, सबका मुख्यालय अलग अलग है। क्लियर है? चलिए सार्क। अच्छा, सार्क को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? दक्षेस। मैक्सिमम टाइम आपको दक्षेस देखने को मिलेगा, सार्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना बाबू कब हुई थी? 1985 में। कब हुआ था स्थापना? 1985 में। कहां हुआ था? ढाका, बांग्लादेश के ढाका में। अच्छा बाबू, इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू में है। काठमांडू में है। काठमांडू कहां है? हो नेपाल। कहां है? नेपाल। अच्छा, सार्क में कुल कितने देश हैं बाबू? 7। सार्क में कुल कितने देश हैं? कुल देश कितने हैं? 7 हैं। 7 का नाम लिखो। भारत, पाक, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। कई हो गया जी? 1 2 3 4 भूटान, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। तो कुल कई गो देश हो गए इसमें? 7। इसका मुख्यालय काठमांडू। स्थापना 1985। कहां पे?
ढाका बांग्लादेश में। इसको छोटे फॉर्म में क्या बोलते हैं? दक्षेस। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इस बार बिहार पुलिस में फुले फॉर्म पूछ रहा था, इसीलिए फुल फॉर्म भी लिखवा रहे हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा है? हर का फुल फॉर्म लिखवा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, बिहार पुलिस में मैक्सिमम फुले फॉर्म पूछता है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपको इतना तामझाम नहीं पूछता है, सीधे फुले फॉर्म पूछ देता है। बच्चा सबको फुले फॉर्म नहीं पता है, चल गया साहब बिहार पुलिस का पेपर देने। ठीक, चलिए। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ठीक है। नाटो, नाटो की स्थापना कब हुई थी बाबू? 4 अप्रैल 1949। स्थापना 4 अप्रैल 1949। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? 49। अच्छा, इसकी राजधानी कहां है बाबू? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहां है? बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसके महासचिव का नाम क्या है? वर्तमान में महासचिव कौन है इसके? मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। मार्क रूटे। अच्छा बाबू, इसके वर्तमान में कुल कितने देश हैं? सदस्य देश कितने हैं? 32। कितने हैं? 32। नवीनतम कौन सा है? स्वीडन। इसका नवीनतम सदस्य देश है। नवीनतम सदस्य देश कौन है? ब्रिटेन का है, स्वीडन। कौन है? स्वीडन। क्लियर है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो पूछ दिया वही वाला, ब्रुसेल्स जो बेल्जियम अभी बताए थे। क्लियर है? चलिए दीदी जी, आप लिखती उखती नहीं है जी, खाली टिक मार रही हैं, मुंह कुंची बना रही, नहीं लिखते हैं। लिखा कीजिए जो लिख रहे हैं, कॉपी में लिख के दिखाइएगा ना जैसा लिख रहे हैं। कसम से पीडीएफ डालेंगे तब लिखेंगी, यहां नहीं लिखेंगी। अरे थेथरो। ठीक है, चलिए। आसियान बाबू, आसियान आ जाइए। आसियान राजधानी नहीं होता बाबू, मुख्यालय का मतलब हेड क्वार्टर, जहां पे उसका सारा काम होता है। राजधानी नहीं होता है, मुख्यालय होता है। राजधानी तो देश का होता है, ठीक है ना? राजधानी देश का होता है। ये लोग जहां काम काज करते हैं ना, सब लोग बैठते हैं ना, उसको मुख्यालय बोलते हैं, ठीक है ना? हेड क्वार्टर। ठीक है। चलिए बाबू, आसियान की स्थापना कब हुई थी बाबू? 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त स्थापना, 8 अगस्त 1967। आसियान की स्थापना कब हुई थी बाबू? 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में हुआ था। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं बाबू? सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश 11 हैं। और नवीनतम कौन सा बना है? तिमोर लिस्ते। कौन बना है नवीनतम? तिमोर लिस्ते। ठीक है ना? 11वां सदस्य देश कौन बना है? तिमोर लिस्ते। कौन बना है बाबू? तिमोर लिस्ते। ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी कहां है? इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है, वहां पे इसका क्या है? मुख्यालय कहां है? जकार्ता। जकार्ता कहां है बाबू? इंडोनेशिया। क्लियर है? 11 देश का नाम लिखना चाहोगे? हैं? लिख लो तो, जल्दी से लिखो तो। 11 देश का नाम: म्यांमार, जल्दी से लिखो तो। म्यांमार, वियतनाम, जल्दी लिखो, अभी तक पेजे पलटा रहा है। म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। फिर से बोल देते हैं: म्यांमार, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, थाईलैंड के बाद ब्रुनेई, लाओस, फिलीपींस, अभी तक आप थाईलैंड पे जी। ब्रुनेई, फिलीपींस, लाओस, फिलीपींस, कंबोडिया और तिमोर लेस्ते। हो गया ना बाबू? 11 को हुआ ना?
कई को 11 को हुआ ना। चलिए अगला, ये आसियान का मुख्यालय जकार्ता, अभी तो बताए, ठीक है। G20 की पहली बैठक कब हुई थी बाबू? 1999। और यही पे अगर क्वेश्चन में पूछ देता औपचारिक, तब क्या लिखते? 2008 औपचारिक 2008, ठीक है। G20 का 20वां संस्करण कहां मनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। 21वां कहां मनाया जाएगा? यूएसए में। ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगला, ये ब्रिक्स समूह का गठन कब हुआ था? बताइए बाबू। 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। आइए सुनिए सुनिए सुनिए, ब्रिक्स का जो परिकल्पना रखा गया था, परिकल्पना ब्रिक्स पूछ रहा है, ब्रिक नहीं पूछ रहा है। ब्रिक पूछता तो 2006 बोलते आप, ब्रिक्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो परिकल्पना बाबू 2001 में एक एनजीओ था जिसका नाम था एक एनजीओ था बाबू जिसका नाम था गोल्डमैन सैक्स। क्या नाम था? गोल्डमैन सैक्स। एनजीओ का नाम क्या था? गोल्डमैन सैक्स। और इस गोल्डमैन सैक्स के एक अधिकारी थे जिनका नाम था जिम ओ नील। क्या नाम था? जिम ओ नील। ये एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही एशियन देशों को बोला था कि आप लोगों को भी वेस्टर्न कंट्रीज को चुनौती देने के लिए एक आर्थिक संगठन के रूप में एक संगठन को स्थापित करना चाहिए। तो उन्हीं की यह परिकल्पना थी कि ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इसको बाबू 2009 में जब दक्षिण अफ्रीका जुट गया था। कौन जुट गया था? दक्षिण अफ्रीका। तब इसको क्या बोला गया था? ब्रिक्स। कब क्या बोला गया था? ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स, ठीक है। पहले इसमें केवल कितने देश थे? ब्रिक 4 ही थे। उसके बाद ब्रिक्स हुआ। अब वर्तमान में इसमें कुल कितने देश हैं? 10, ठीक है ना। 10। इसमें कुल कितने देश अभी वर्तमान में? वर्तमान में 10 देश है बाबू, 10 देश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिंबिसार, स्टैटिक्स था ये, स्टैटिक्स सब खत्म हुआ। अब अजी क्या हो गया दीदी जी? बोलिए बोलिए। तो उससे कौन सी बतिया रही हैं? अब आइए, यहां पे स्टैटिक्स खत्म हुआ। कई गो क्वेश्चन हुआ? 37 36 गो। मेन लोड यही था जो था ना। बाकी हिस्ट्री तो इस बार का आज का इजी है। भारी लग रहा है? अब वाला भारी लग रहा है। पकड़ो, पानी लो पानी दो, पानी देते जाइए। चिचिवा रहे हैं आप लोग। एनर्जी में थोड़ा भी कमी लग रहा है दोस्त? नहीं ना लग रहा है? एकदम नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। सुनिए बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? 593 ईसा वर्ष पूर्व में। देखिए बाबू 544 से लेके आप लोग को अभी कुछ दिन पहले ही बता रहे थे कि जब भी बता रहे थे, कब बता रहे थे? कल ने ना आपका हर्यक वंश वगैरह पढ़ा रहे थे। तो 544 से लेके ये कब तक थे बाबू? 460 ईसा वर्ष पूर्व तक। कौन से वंश का था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। इसकी भी राजधानी क्या थी? राजगृह। लेकिन एक बेटा आया अजातशत्रु का, तो कौन था? उदाइन। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्रा। और इस वंश को क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं। पितृहंता वंश बोलते हैं। लोग भी पगला जाते थे कि लगातार फोन करते रहते हैं, हम कट करते रहते हैं। मेरा ऑनलाइन क्लास रुक गया, देखिए रुक गया ना, अब चल रहा है। पितृहंता वंश, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। ऑनलाइन वाला सब कर रहा है ना जी? सर पीडीएफ मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। सोनू कुमार, मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा। कल
मान गई तो वैलेंटाइन डे, नहीं मानी तो जय शिव जय शिव जय शिव, क्या हो, है ना। कल आप लोगों के लिए वैलेंटाइन डे का ऑफर रखे हैं, पता है कि नहीं। जो नहीं आएगा उसको उसके मां का कसम है कि उसको आना है, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। कहां जाना है, मां के, मां से बात करा दो बाबू वीडियो कॉल पे, ठीक है, बात मां से बात करा दो, हैं? मां के लिए तुम लोग उसके पीछे काहे पड़ा है। तुम लोग बदनसीब है कि तुम लोग इतना उम्र का हो गया फिर भी तुम लोग का कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, गधा सब। इसको तुम लोग क्या समझता है, बदनसीबी है तुम लोग का। अब मेरे सामने कभी नसीब दिखाओगे ना तो जूता निकाल के मारेंगे, ये बता दें। चलिए आइए, अरे हम पितृहंता वंश पढ़ा रहे थे। चलिए चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, 593 में इसको इसने मारा था, किसने, बिंबिसार को अजात शत्रु ने मारा था, ठीक है। किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई थी, उदाइन। कौन था, उदाइन, उदाइन ने, उदाइन ने बनाया था बाबू, ठीक है, उदाइन ने। इसने अपने बाप को मारा था, इसने अपने बाप को मारा था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश। क्या बोलते हैं, पितृहंता वंश। चलिए, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया था, चरक संहिता। ये जो है बाबू चरक के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, चरक के द्वारा। ये जो बुद्ध चरित्र है, सूत्रालंकार है, सौंदर्यानंद है, तीनों की रचना किसने किया है, अश्वघोष। ये किसके दरबार के कवि थे, कनिष्क के थे, किसके, कनिष्क। कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश का था, कुषाण वंश का था, किस वंश का था, कुषाण वंश का था, ठीक है। अच्छा, ये जो चरक थे ये भी किसके थे, कुछ कनिष्क के ही दरबार के कवि थे, कनिष्क के दरबार के कवि, दरबार के कवि थे, दोनों कनिष्क के ही दरबार का कवि था, लेकिन चरक संहिता चरक ने लिखा था। बाकी बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकार और सौंदर्यानंद, ये तीनों किसने लिखा था, अश्वघोष ने, जो कि कनिष्क के दरबार के कवि थे, कनिष्क के दरबार के कवि थे। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार ने, बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, राजगृह, राजगृह, राजगृह। अच्छा, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 40 नंबर ना, 40 नंबर। चलिए आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था, शशांक ने, शशांक ने, शशांक ने, ठीक है, शशांक जो था बाबू इसने। शशांक कहां का शासक था, बंगाल, कहां का, बंगाल, बंगाल, ठीक है ना, बंगाल का। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र से मिले हैं, सारण और वैशाली, जिसको क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, सारण और वैशाली में क्या 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 था, चिरांद और चेचर, चिरांद और चेचर, चिरांद और चेचर, चेचर। तो चिरांद की पहचान सारण से और चेचर की पहचान वैशाली से की गई है। ये नवपाषाणिक स्थल है। अच्छा, यहां से क्या मिला था, हिरण का, हिरण के सिंह का औजार, हिरण के सिंह का औजार। अच्छा, ये बिहार से तो मिला ही मिला था। ये भारत में सबसे ज्यादा सिंह जो हड्डी का औजार मिला वो कहां से मिला, बिहार से। तो भारत में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हड्डी का औजार, हड्डी का औजार, हड्डी का औजार नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में कहां से मिला है, आपके बिहार के चिरांद और चेचर से, चिरांद और चेचर से, चिरांद और चेचर, चेचर। मन तो करता है कि ये पूरा महापाषाण काल, मध्य पाषाण काल सब पढ़ा दे, लेकिन हम कल देखे थे कि कल ज्यादा घुस रहे थे तो लंबा समय चला गया था, ठीक है। तो समय को देखते हुए भी करना है। बिहार स्पेशल के तो ऐसे भी आप लोगों को पता ही है, बिहार के लिए डंका बजता है ना हो अपने कोचिंग का। चलिए, हम लोग के कोचिंग का नोट्स आज भी बिक रहा है बाहर में, आपको पता है कि नहीं। जहां जहां हम नहीं बोलेंगे थे वहां भी आज भी बिहार स्पेशल में कोई नहीं है। रीजन पता है कि हमरे जैसा कोई टीचर ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है ना, खुद उतरना पड़ेगा यहाँ पे कृष्ण को युद्ध लड़ने के लिए। समझ में आ रहा है। चलिए आइए, आइए हो
तो क्या हो गया, लाइव है तो कौन ची हो गया, कोनो गलत बात बोल रहे हैं। बिहार स्पेशल स्टैटिक्स और करंट पे पूरे इस क्षेत्र में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। समझ में आया? और जाके मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक्स का नोट्स मेरा, स्टैटिक्स का नोट्स मेरा आप लोग को हम दे देंगे, बिहार पुलिस के पहले दे देंगे, अगर कंप्लीट पहले उसके करा देंगे। मेरा स्टैटिक्स का नोट पूरे 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 पटना में उसका बिक रहा है, कट कॉपी पेस्ट करके, लाइन टू लाइन सेम मेरे हाथ का लिखा हुआ जो है वही, जहां थे वहां तो देंगे ही ना, तो वो वहां भी आज भी कट कॉपी पेस्ट में वही जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो बाबू करंट में इकलौता टीचर है इस क्षेत्र के जो सबसे ज्यादा करंट पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक्स और बिहार। ये तो नॉर्मल कोई नहीं पढ़ाता जो पढ़ा रहे, बाकी भूगोल, पॉलिटी, ये हिस्ट्री, फिर आपका क्या बोल रहे थे और क्या पढ़ाए थे, ज्योग्राफी, ये सब तो पढ़ाई रहे। इकोनॉमिक्स भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। साइंस में भी बायोलॉजी हम ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी हम पढ़ा, लेकिन कितना हम पढ़ाएं। आज सुबह में सब कह रहे ये सब करिए, मैथ्स पढ़ाइए, ठूर देंगे मुहवा, संस्कृत पढ़ा देंगे, प्रोफेशनल सब्जेक्ट है ना, तेलुगु पढ़ा देंगे। आइए पहले इधर, आए रीजनिंग भी हम ही पढ़ाते हैं। तुमको पता है मुसल्लमपुर हाट का कुल मास्टर सब लखेत लखेत के हमको खोजेगा कि सबका जॉब खा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसा ही बहुत लोग का हालत खराब है कि इस मैदान में उतर चुका है सुब्रत मोहन। ठीक है, चल, अरे नहीं पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाए, अब बना दीजिएगा। आइए हो दीदी जी। नहीं नहीं, करूं तो करूं क्या, बच्चों के बीच में करूंगा, ठीक है। बोलूं तो बोलूं क्या, बच्चों के लिए बोलूंगा, क्या बात करती हैं। चलिए आइए नवरात्रि की दीदी जी इधर आ जाइए। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। विदेह आपको बताए थे ना कि उत्तर वैदिक काल में बाबू विदेह लोग जो थे, बिहार में आर्यों का आर्यीकरण, बिहार में आर्यों का आर्यायीकरण जो हुआ था, बिहार में आर्यों का आर्यीकरण मतलब आगमन किस क्षेत्र में हुआ था बाबू? किस क्षेत्र में? विदेह क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? विदेह क्षेत्र में। विदेह क्षेत्र में। आपको एक बात पता है, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का ग्रंथ है उसको कहां लिखा गया था? बिहार में। इसी में इस चीज का जिक्र किया गया है कि आर्यों का आर्यीकरण बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? विदेह। तो ये बाबू शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो कि यजुर्वेद का ग्रंथ है, यजुर्वेद का ग्रंथ है बाबू, इसकी रचना विदेह क्षेत्र में हुई थी। किस क्षेत्र में? विदेह क्षेत्र में रचना हुई थी, में रचना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। विदेह को वर्तमान में किस क्षेत्र से बोला जाता है? मिथिलांचल। कौन सा क्षेत्र? मिथिलांचल क्षेत्र से बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है हो? चलिए आगे। ये विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी। लिच्छवी का बाबू संस्थापक कौन था? लिच्छवी वंश का संस्थापक कौन था? सूर्यवंशी शासक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल थे। कौन था बाबू? सूर्यवंशी शासक, सूर्यवंशी वंश के इक्ष्वाकु के बेटा विशाल ने किया था। और इसी के नाम पर इनका क्या नाम पड़ गया था? इस विशाल के नाम पर क्या पड़ गया था? वैशाली, जो लिच्छवियों का क्या था? राजधानी भी था। वैशाली राजधानी भी था। क्लियर है? चलिए अगला। ये महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? बृहद्रथ वंश। बताए थे ना हो? काहे? जरासंध। कौन एगो पगला था? जरासंध। ये कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बेटी अस्थि और प्राप्त विवाह कर दिया था। कृष्ण और कंस, मामा और भगिना का रिश्ता ऐसा था, तो मामा और भगिना के बीच में रिश्ता को बचाने के लिए चूंकि इनका दामाद बन चुका था कौन? कंस। तो कंस का मदद करने के लिए 17 बार आक्रमण किए थे। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर, मथुरा में।
समझ में आ रहा है? तो महाभारत घटना घटने के पहले ही कृष्ण पे क्या कर चुके हैं? आक्रमण। तब अंत में जब कृष्ण को लगा कि अभी ज्यादा कर रहा है जरासंध, तो बोले, ए मंत्री भीम, जाओ इसको उठा पटक करो। तब दोनों के बीच में कौन सा युद्ध होता है? मल्ल युद्ध में तब जाके जरासंध की हत्या होती है। किसकी हत्या होती है? जरासंध की। बताए थे ना हो। चलिए, अब बुझा रहा है कि जो पढ़ाए तो क्वेश्चन में दिख रहा है, बुझ लो कि ना बुझ लो। चलो आ जाओ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? अशोक। कब हुआ था? 247 ईसा वर्ष पूर्व। बाबू इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीसस। मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य। इसमें किसकी रचना हुई थी बाबू? अभिधम्ब पीठक। अभिधम्ब पीठक। अभिधम्ब पीठक की रचना हुई थी। ठीक, अशोक शासक था। ठीक, कहां पे आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा, ठीक है ना? पाटलिपुत्रा में, ठीक है ना? पाटलिपुत्रा में। क्लियर है? क्लियर है हो। आइए, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कल हमने आपको बताया था कि इसके लिए डिग्री आपको लिखना जरूरी है। तो यहां पे डिग्री लिख लीजिएगा बाबू। अगर तल्ला जो है ना 23 डिग्री 50 मिनट पर है, 23 डिग्री 50 मिनट। ठीक, जबलपुर जो है वो 23 डिग्री मिनट पर है। जो आपका गांधीनगर है ये 23 डिग्री 13 मिनट पर है। और जो ये है आपका 23 डिग्री 9 मिनट पर है। तो एक बात बताइए, 23.5 डिग्री के सबसे नजदीक कौन होगा? गांधीनगर। क्योंकि इसमें 50 मिनट में 1 मिनट जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 24 मिनट, 24 डिग्री हो जाएगा। तो 24 23.5 से तो बहुत दूर हो गया। और 13 में केवल आप 10 जोड़ दीजिएगा, 10 नहीं 11 जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 23.5। तो 23.5 डिग्री के सबसे नजदीक कौन हो जाएगा? और इस चीज के लिए हमको बाबू क्या पता होना चाहिए? इसका ये वाला अक्षांशीय विस्तार। सिंपल बात है बाबू, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी। कौन सी नदी? माही। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कल बताए थे ना, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बताए थे ना कल। अच्छा, कर्क रेखा और यमुनोत्तर समय रेखा एक दूसरे को किस पठार पर काटती है? बघेलखंड। बघेलखंड जो है, जो मध्य प्रदेश के, जो कि छत्तीसगढ़ में पूरा तरह से जाके कटेगा। समझ में आ रहा है ना? तो बघेलखंड में, शायद इसमें ये क्वेश्चन मिला भी था हमको, था ना? अच्छा, यही क्वेश्चन है, हद तरीके, हद तरीके। ठीक है ना? बघेलखंड, बघेलखंड इसका उत्तर हो जाएगा। कौन से पठार में? बघेलखंड। बघेलखंड जो है बाबू एमपी में भी है और यूपी में भी है। एमपी और यूपी में। मैक्सिमम पार्ट इसका एमपी में है, कुछ कुछ पार्ट इसका यूपी में है। ठीक, क्लियर है? मुंह दुखाने लगा, खिला रहे हैं ज्यादा ना हो। अब धीरे धीरे बोलेंगे। अभी चूंकि 50 को पूरा नहीं हुआ है, 50 को मैं पूरा, कितना टाइम हो गया? बाप रे, 7-12। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से कौन से शहरों में वर्ष में केवल एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है? देखो, इसका सिंपल फंडा है बाबू। ये क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन हो, उत्तर मारने का सबसे अच्छा ऑप्शन है 23.5 डिग्री के ऊपर। जो भी देश प्रदेश राज्य, देश प्रदेश राज्य क्षेत्र कुछ भी होगा, क्षेत्र, वहां पे एक बार केवल सूर्य क्या होता है? सिर पे आता है, एक बार। और अगर कर्क रेखा के नीचे होगा तो कितनी बार आएगा? 2 बार। 2 बार। सिंपल याद रखना। रीजन क्या है? क्योंकि सूर्य किस रेखा पर लंबवत पड़ता है? विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर पड़ता है, तो इसलिए यहां पे 2 बार लंबवत पड़ता है 12 बजे। लेकिन कर्क रेखा के ऊपर में जितना भी क्षेत्र रहेगा वहां पर कितनी बार पड़ेगा? एक ही बार। एक ही बार। क्योंकि विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच की दूरी जो है बढ़ते जा रही है, तो फिर परछाई की वजह से वहां पे बस एक ही बार कटता है। ठीक है, एक ही बार 12 बजे वो एक बार आता है, लंबवत एक बार आता है। क्लियर है? तो कर्क रेखा के ऊपर कुछ भी रहेगा। तो कर्क रेखा के ऊपर क्या है बाबू? श्रीनगर और दार्जिलिंग, हैदराबाद, कोहिमा, नागपुर, कोलकाता, दिल्ली, सब किसके नीचे है? कर्क रेखा के नीचे है। ठीक है, तो आ जाइए। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? कल आपको बताए थे बाबू ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी आपको डिग्री लिख लीजिए। कौन सा बाबू? जबलपुर है। कौन सा? जबलपुर। इसमें भी डिग्री लिख लीजिए। 23 डिग्री 11 मिनट, 23 डिग्री 03 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट और 25 डिग्री 18 मिनट। अब बता दीजिए खुद ही, सबसे नजदीक कौन रहेगा? जबलपुर।
जबलपुर रहेगा। हाँ बाबू, ये 25 है बाबू, मेरा बन्ना मुन्ना, 25 है। क्लियर है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन आइए। भारतीय मानक समय रेखा देशांतर किस नगर से गुजर इलाहाबाद। ये तो कल का रिपीट क्वेश्चन हो गया है। चलिए, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह, अच्छा ये भी तो कल कराए थे ना, जैसलमेर था ना, जैसलमेर 70 डिग्री से, जोधपुर 70 डिग्री 2 मिनट से, धौलपुर जो है आपको बाबू 73, धौलपुर कितना से है 78 डिग्री से है, 78 डिग्री से, और नागौर जो है 73 डिग्री से है। तो 70 डिग्री से कौन गुजरता है, जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है, क्या हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। जब भारतीय मानक समय रेखा के यमनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, उस स्थान की अवस्थिति जिस यमनोत्तर पर है वो क्या होगी। कौन बताएगा इसका उत्तर। एक तो आपको यहीं से पता चल रहा है भारतीय मानक समय रेखा, क्या भारतीय मानक समय रेखा कितना होता है बाबू, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री होता है ना, 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री और इससे 6 घंटा, सुबह 6 बज रहा है बाबू, 6 बज रहा है, तो 6 बज रहा है मतलब 6 बज रहा है, 6 बज रहा है। तो अब एक बात बताइए, एक घंटा में कितना डिग्री होता है, एक घंटा में 15 डिग्री होता है ना, बताए थे ना आप लोग को। अरे 360 डिग्री को 24 घंटा में घूमता है, तो एक घंटा में कितना होगा 15 डिग्री, तो 6 डिग्री, 6 बज रहा है मतलब 6 घंटा, तो 6 घंटा मतलब 15 छक्का 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला 90 डिग्री हो गया, और उसमें 82.5 डिग्री जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 82.5 डिग्री जोड़ दोगे कितना हो जाएगा बाबू आपका, 172 डिग्री पूर्व में हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए, अब आ जाइए। यदि भारतीय मानक समय रेखा के पूर्वाह 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्व देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। 92 डिग्री बाबू, 92 डिग्री, 92 डिग्री। तो बाबू 92 डिग्री जो है ये बाबू 92 डिग्री, अच्छा 10 बज रहा है, कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, याद रखिएगा 10 बज रहा है। 92 डिग्री 82.5 डिग्री से कितना आगे होगा, 82.5 डिग्री से कितना आगे होगा, अरे 82 या 10, 92 कितना, 9.5 डिग्री होगा ना, हो 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री। अच्छा यहां पे बाबू, यहां पे आपको समय निकालना है, तो अभी को बात होती है 9 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 1 मिनट बराबर, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट, 4 मिनट, तो 4 से 9 चौका 36, आप प्लस 2, ये वाला कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री का कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 36 2 38, तो 10 में 38 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 10.38 पूर्वा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु जनसंख्या में कितना है 17.5%। ठीक, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है बाबू, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे, 10 यू, क्या कहते थे 10 यू, 10 यू, 10 यू। ठीक है, अच्छा आर्य लोग बाबू जिस क्षेत्र में बसे थे उसको क्या कहा गया, सप्त सैंधव क्षेत्र, क्या कहा गया है, सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया है। अच्छा बाबू ये जो सप्त सैंधव क्षेत्र है मतलब 7 नदियों का क्षेत्र है, सप्त सैंधव मतलब 7 नदी, तो इसमें 7 नदी कौन कौन सी है, सिंधु नदी को सिंध नदी कहा जाता था, सिंधु, सिंधु सिंध हो जाएगा, असिकनी, अस्कनी क्या हो जाएगा, चेनाब, व्यास, विपासा, विपासा को व्यास बोलते थे, उल्टा लिख रहे हैं, विपासा, विपासा, व्यास, सतुद्री, सतलज, सतुद्री, सतलज, सतलुज या सतलज जो बोल रहा है बोल लो,
घग्घर सरस्वती नदी को बोला गया है, सरस्वती को घग्घर, घग्घर कै हो गया होगा, 1 2 3 4 5, दो कौन बच गया, सिंधु चना, झेलम, झेलम वितस्ता, वितस्ता झेलम, अब एगो कौन बच गया, सिंधु अस्कनी विपाशा सतुद्री, सिंधु चेनाब व्यास सतलुज घग्घर झेलम, एक और कौन बच गया हो, रावी, पुरुषणी नदी, पुरुषणी, पुरुषणी, रावी। तो ये 7 नदियों का कौन कौन सा था जहां पे आर्य लोग आके बसे थे, सप्त सैंधव। अच्छा, आर्य लोग कहां के थे, मध्य एशिया, कहां के थे, मध्य एशिया, मध्य एशिया के थे आर्य लोग, कहां से थे, मध्य एशिया, आर्य लोग कहां से थे, मध्य एशिया। क्लियर है बाबू, चलिए आगे आइए। हो गया, चलिए पीडीएफ आज डल जाएगा, चिंता का बात नहीं है। अयो, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटा गया था, बिल्कुल, धौलावीरा वगैरह को देख लीजिए, सही है ये। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर, और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले इलाकों में होता था, बिल्कुल सही है। पुरातात्विदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले वाले भाग को निचला नगर, बिल्कुल सही है। इसके दोनों हिस्सों की चारदीवारियां कच्ची ईंटों की बनी होती थी, ये गलत है बाबू, ये पक्की ईंटों की बनती थी। कैसी, पक्की ईंट की। तो गलत पूछ रहा है ना, तो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर है, क्लियर है। मगध के संदर्भ में कथन पर, ये तो कल्ले वाला क्वेश्चन है क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध होता था, बिल्कुल, ऋग्वैदिक काल में मवेशियों के लिए युद्ध होता था, ठीक है। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, बिल्कुल सही बात है, क्षेत्र विस्तार के लिए। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित लेते थे, नहीं बाबू, गांव के हर लोगों में बट जाता था, वो जितने भी कबीले लोग होते थे सब में बट जाता था। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, बिल्कुल सही बात है, कबीला से लड़ाई होता था, सेना से थोड़ी लड़ाई होता था, ठीक है। चलिए, सूती कपड़ों के टुकड़े का अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल पर मिला है, मोहनजोदड़ो। कहां से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन बाबू सही है, ठीक है। तो हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में, नगरीय जीवन, नगरों के शासक नगर की खास इमारतें बनाने की योजना लगाते थे, सही है ये। लिपिक और शिल्पकार भी नगरे में रहते थे, बिल्कुल सही है ये। शासक और नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन है कहीं डी, डी, ठीक। अगला ये, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। गांव में कृषक चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई इस समय की नई बात थी, ठीक। सभी हड़प्पा नगरों में से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था, सही नहीं है बाबू। इसमें कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या, कौन सा क्वेश्चन है ये ऐसे, अच्छा ये इसी का क्वेश्चन है, हो जाता था, है ऐसे है। चलिए एक बार फिर से पढ़िए। हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, बिल्कुल। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, बिल्कुल। आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए हैं ना, हो पढ़ाए हैं। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, बिल्कुल सही है। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से हो जाता था, नहीं बाबू। बांध बांध भी बनता था कि नहीं बनता था, बताए थे ना कि बांध बांध बनता था, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह कौन सा नगर था? धौलावीरा। कौन सा नगर था? धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन क्या बोला? सही है, तो दोनों ही सही हो जाएगा, सी। ठीक। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्रा घाटी की पहाड़ी पर स्थित था? दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग था। ठीक। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? हो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। अच्छा, इस प्रारूप समिति में बाबू कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। 7 में 6+1, एक अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे। 6 का नाम लिखो तो 6 सदस्य का नाम पूछता है। 6 सदस्य का नाम लिखो तो जल्दी से। के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, 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 एन गोपाल स्वामी आयंगर। अगला नाम लिखिएगा सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला, एन माधव राव, एन माधव राव, एन माधव राव, टीटी कृष्ण मच्चारी, टीटी कृष्ण मच्चारी, टीटी कृष्ण मच्चारी, टीटी कृष्ण मच्चारी, मच्चारी। 6 हो गया। आएगो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। क्या थे वो? अध्यक्ष थे। तो 7 को टोटल लोग थे। ठीक है। इसका बाबू गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। चलिए, हो गया ना बाबू? चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे? बिल्कुल नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित होते थे? बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते थे? ये सही है बाबू। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे? नहीं। तो बाबू इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है। और जो देशी रियासत के थे उनको क्या कर दिया गया था? सीधे सीधे मनोनीत कर दिया गया था। तो जो चुनाव था वो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन द्वारा हुआ था और जो देशी रियासत है उनका सीधे मनोनयन हो गया था, मनोनीत किए गए थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा बाबू? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अभी तो बताया प्रारूप तैयार करने का इनको ही जिम्मा मिला था। प्रथम प्रारूप, हाँ बाबू, प्रथम प्रारूप सही है। भीमराव, एक सेकेंड, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। हाँ, ये सलाहकार भी थे, ये इसके संविधान सलाहकार भी थे, संविधान सलाहकार भी थे, सलाहकार। उत्तर इसका बाबू BN राव ही कीजिए। ठीक है, BN राव ही कीजिए। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था बाबू? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में, 1937 में संघीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय 1774 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत? 1773 के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, एक्ट के तहत। क्लियर है? तो सर्वोच्च न्यायालय बाद में जाके संघीय न्यायालय बन जाएगा कब? 1973 में।
किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बाबू? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद तो इनकी डेथ ही हो गई थी, 10 दिसंबर को ये मरिए गए थे। तब जाके अस्थायी रूप से किसको बना दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद। और 2 ठो इसमें बनाया गया था क्या? उपाध्यक्ष, जिसमें एक एच.सी. मुखर्जी थे और टी.टी. कृष्णमचारी थे। ठीक। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो बाबू इल्बर्ट बिल जो था किसके लिए था? यूरोपीय और भारतीयों के बीच जो सजा होता था ना, उससे संबंधित था। तो कोई ऑप्शन है इसमें? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबर पर रोकना था, इल्बर्ट बिल। ठीक है, यही वाला हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कौन थे बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946। अच्छा, इसको एक्सेप्ट कब कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947। 1947 ये एक्सेप्ट हो गया था, एक्सेप्ट। और ये बाबू पारित हुआ था, पारित। ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहां है? भीमराव अंबेडकर। लिपिट हो गया ये क्वेश्चन। कूट को कूट से मिलाइए, नियंत्रण है नहीं ये वाला। अच्छा, नीचे ऑप्शन में नहीं दिया है, और यही आप बोल रहे थे। अच्छा, हम बोल देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन लिख लीजिएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये पहले दिया कैसे है? ससुरा रुक जाओ, यहां से है एगो। ठीक, तीसरा यहां से है, दूसरा यहां से है। ये थोड़ा सा कूट वाला सब ना, ये सबको करने में हालत खराब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी भाई? 1973। तो बी का क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई थी? 1813 में ही। सी का क्या हो जाएगा? 3। और नियंत्रण परिषद की स्थापना बाबू किसमें हुआ था? चार्टर्ड अधिनियम 1900। कहां गया हो? बी का 1। रुको हो, पिट्स इंडिया एक्ट। ए का 2 हो जाएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना किसमें की थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किसमें की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट में न किया गया था। तो ए का क्या हो जाएगा? 2। बच कौन सा गया? डी। डी का क्या हो जाएगा? 4। तो ऐसे कर लो, 2 1 3 4, 2 1 3 4। चलिए अगला ये, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था बाबू? अभी आपको बताए थे, प्रांतीय सभाओं द्वारा। प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक और सीएसओ। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। भारत में बाबू पूंजी निर्माण के आंकड़ों का एकत्रित यही करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पे आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है बाबू? कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, वृहद बेरोजगारी। नीचे में दिए गए कूट को चुनिए बाबू। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषता है ना, वो कृषि की प्रधानता, एक मिनट रुकिएगा तो इस क्वेश्चन पे, कौन सा ये 79 ना है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है बाबू? हम लोग की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा किस पर आधारित है? कृषि के क्षेत्र पर, न्यून प्रति व्यक्ति आय पे, और वृहद बेरोजगार पे। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 4 कहीं है? अरे ये 2, अच्छा सॉरी, 1 3 4, डी हो जाएगा, डी। ठीक है। चलिए अगला आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम लोग की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ठीक है।
भारत में राष्ट्रीय आय समकनों का आकलन कौन करता है बाबू? सीएसओ। कौन करता है? सीएसओ। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? सीएसओ। सीएसओ। अच्छा, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951। ये सब आप लोग को इकोनॉमिक्स में थोड़ा पढ़ाएंगे भी, है ना? चलिए, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। ये सोच लो बाबू, रट लेना। अगर नहीं याद हो तो रट लेना कि राष्ट्रीय आय किस किस चीज को निरूपित करता है। राष्ट्रीय आय किस किस चीज को निरूपित करता है? तो बाबू, बाजार कीमतों पर सकल उत्पाद ह्रास घटाकर, नहीं, बाजार कीमतों पर सकल उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर विदेश, ये तो क्वेश्चन ही छूट गया, विदेश पता नहीं क्या था। अच्छा, विदेश से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर, नहीं, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। ये बिल्कुल सही है बाबू। और ये डेफिनेशन होता है किसका? राष्ट्रीय आय का। किसका डेफिनेशन होता है? राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय में किसको किसको लिया जाता है? तो जीएनपी को लिया जाता है, उसमें डिप्रिसिएशन और अप्रत्यक्ष कर को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? विकृति का नहीं होता है। विकृति को इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं, STRAIN। स्ट्रेन एक अनुपात होता है बाबू, अनुपात। अनुपात देखो, जैसे इसको समझने के लिए समझ लो कि एक कोई लंबा रस्सी है या तार है, उस पर कोई भारी वजन आप अगर डाल रहे हो, भारी वजन, तो उस लंबाई में कुछ, अगर रस्सी के तार में अगर लंबाई में कुछ वृद्धि हो रहा है, तो पहले कितना था और अब जो वृद्धि हुआ है उसका अनुपात ले लो। तो अनुपात में मीटर मीटर भी तो घट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाता है आपका? ये आपका बाबू राशिहीन हो जाता है, विकृति, स्ट्रेन। ठीक है ना? तो विकृति हो जाएगा। ठीक, जूल संबंधित ऊर्जा से है, उसी प्रकार पास्कल किससे संबंधित होता है? दाब से। किससे संबंधित होता है बाबू? दाब से। दाब से, दाब। ठीक है, दाब, दाब से संबंधित होता है। ठीक, अगला ये 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके बराबर होता है? 1 बार के। किसके बराबर होता है? 1 बार। देखिए बाबू, 1 पास्कल इज इक्वल टू, आपको देखो बाबू, बल बाई क्षेत्र होता है, बल बाई क्षेत्र। तो इसको आप क्या बोलते हो? न्यूटन। और क्षेत्र को मीटर स्क्वायर में करते हो ना, तो 1 पास्कल जो होता है, 1 पास्कल जो होता है, पास्कल, वो क्या हो जाता है? इसका अगर हम मीटर देखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, ये आपको हम मतलब दाब का परिभाषा बता रहे हैं। ठीक है ना? दाब का परिभाषा। और पास्कल नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था, डिफाइन किया था, इसलिए इसको पास्कल बोलते हैं। अब आइए बाबू, जो ये 1 बार जो होता है, वो 1 बार 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर के ही बराबर होता है। अगर हम लोग इसको देखो, 1 डाइन जो होता है, डाइन, डाइन भी किसका मात्रक होता है? दाब से ही संबंधित होता है। डाइन भी किससे संबंधित होता है? दाब से ही संबंधित होता है। और इसका मात्रा जो होता है बाबू, 1.02 इंटू 10 टू द पावर -6 kg होता है। क्या होता है? kg। और इसी को अगर हम बार में लिखना चाहेंगे, बार में, डाइन को बार में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, याद रखिएगा, डाइन, पास्कल, बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब दाब से संबंधित है। इसमें कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप इसको बार में लिखिएगा ना बाबू, तो एक बराबर जो होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो ये जो एक बार जो होता है बाबू, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 1 बार के बराबर होता है। ठीक, याद रखिएगा, पास्कल हो, डाइन हो, बार हो, ये सब किससे संबंधित है? दाब से संबंधित है, दाब से संबंधित है। ठीक, चलिए, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है, बार। और एक वायुमंडलीय बार की जो एक नॉर्मल ये दाब होता है, वो कितना होता है बाबू? 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बाबू आपके एक वायुमंडलीय दाब, सामान्य वायुमंडलीय दाब हमारा जो होता है वो 1.013, अच्छा ये 10 टू द पावर भी होता है, इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस नहीं होगा, रुकिए, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये वायुमंडलीय दाब होता है सामान्य स्थिति में। ठीक, चलिए निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य जूल, द्रव्यमान किलो और न्यूटन दाब। दाब का क्या होगा बाबू? पास्कल होगा, डाइन नहीं होगा। ठीक, चलिए प्लूटोनियम न्यूक्लियेट, तो कल वाला क्वेश्चन आ गया क्या हो? आपको कल बताए थे द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? अच्छा, ऊपर वाला जो वैल्यू होता है बाबू, वो किसका वैल्यू होता है? द्रव्यमान संख्या। और नीचे वाला किसका वैल्यू होता है? प्रोटॉन का। तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटा दो तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। यानी 242 में से कितना घटा दो? 94, कितना हो जाएगा? 148। ठीक है, अगर ये एटॉमिक है, इसको जेड, इसको ए लिखते हैं, ये परमाणु संख्या बोलते हैं, या इसको द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और ये द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है, और परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो अगर आपको ये वाला दिया है और प्रोटॉन दिया है तो न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः, ये भी सेम ही है ना, कल ही वाला है ना, जोड़ दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन का होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दोगे तो उतना आ जाएगा। ये भी सेम ही दे दिया है, कितना रिपीट कर दिया? परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु संख्या क्या होता है बाबू? समान होता है। परमाणु भार भिन्न तथा परमाणु संख्या समान होता है समस्थानिक का। अच्छा, सबसे ज्यादा समस्थानिक किसका पाया जाता है? सबसे ज्यादा समस्थानिक, मेरा मोबाइल अब स्विच ऑफ हो गया। सबसे ज्यादा समस्थानिक क्या होता है बाबू? सीसा का। सबसे ज्यादा समस्थानिक किसका पाया जाता है? सीसा। सीसा, सीसा का सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है। अब ऑनलाइन वाले का हम यहां से कमेंट नहीं देख पाएंगे, सॉरी, मेरा मोबाइल 3% पे हो गया। चलिए अगला, ये एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते किसमें? द्रव्यमान संख्या में। किसमें? द्रव्यमान संख्या में। निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह, सम न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन प्रोटॉन और द्रव्यमान की संख्या क्या हो? प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। देखो, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, परंतु परंतु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या क्या हो? भिन्न हो, भिन्न। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। तो इसमें बाबू देख लो, ये वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है ना। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही सुमिलित कीजिए। ठीक है, शून्य द्रव्यमान किसका होता है बाबू? शून्य द्रव्यमान जो होता है न्यूट्रिनो का होता है। किसका होता है? न्यूट्रिनो का। तो शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो क्या हो जाएगा? 2, यानी ए का 2 हो गया। आंशिक आवेश किसके ऊपर होता है बाबू? क्वार्क के ऊपर होता है। किसके ऊपर? क्वार्क। तो क्या हो जाएगा? 3, बी का 3। आंशिक जो फ्रैक्शनल स्पिन होता है बाबू, ये किसका होता है? पॉजिट्रॉन का होता है। तो 3, सी का 1। और इंटीग्रल स्पिन किसका होता है? फेनॉन का। तो इसका 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। कौन दिया है? ए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रिनो। किस पर होता है? न्यूट्रिनो पर, न्यूट्रिनो पर। ठीक है, चलिए आगे आइए। वर्गीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बाबू? डी कैंडले ने। डी कैंडले, डी कैंडले। वर्गीकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। एक कोशिकीय जीवों का जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें भोजन संग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है। यह तो बिल्कुल सही है बाबू, होता है। श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। इन जीवों द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जाती है। ये बाह्य वातावरण के संपर्क में बने रहते हैं। बाबू, एक कोशिकीय जीवों की जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो देखो बाबू, इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। श्वसन के लिए पृथक अंग की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। इन जीवों द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन सामग्री उत्पन्न की जाती है, ये गलत है बाबू। ठीक है, ये बाह्य वातावरण के संपर्क में बने रहते, ये सही है, तो सी हो जाएगा इसका, सी। ठीक। नामकरण की द्विनाम पद्धति लीनियस ने किया था, लीनियस 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 जो साइंटिस्ट थे उन्हीं ने बाबू जो था द्विपद पद्धति दिया था, जिसमें क्या होता है, कुल और वंश होता है। ठीक है ना, जैसे होमोसेपियंस आप लोगों को बताए थे ना, ये सब बायोलॉजी में मानव के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, होमोसेपियंस। ठीक है ना, बॉस इंडिकस, इस तरह का सब जो बताए थे ना, फेलिस डोमेस्टिका, तो इसमें दो द्विपद के लिए कुल और वंश होता है। कुल और वंश ना बताए थे कि जाति बताए थे, कुल और वंश होगा। ठीक, चलिए कंफ्यूज कर रही है तुम। स्पीसीज, घेरा बनाओ तो इसको कल बताएंगे, कल बताएंगे इसको, ये नालायक लड़की रोक दी। ठीक, पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली को किसने प्रस्तुत किया था बाबू, हिटेकर ने। किसने, हिटेकर। पांच में कौन कौन सा होता है, मोनेरा प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप, ये पांच जगत होते हैं। इसको किसने बताया था, हिटेकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत से संबंधित है, तो मोनेरा, एनामीबा, मोनेरा। अच्छा, इसमें और क्या क्या होते हैं, जीवाणु, ग्रीन हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब किस में आता है बाबू, मोनेरा में आता है। किसमें, मोनेरा जगत में। ये सब मोनेरा जगत का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एनामीबा, मोनेरा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला ये जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहुक ने। किसने, ल्यूवेनहुक ने। चलिए अब सुनिए, क्या था 97, डी होगा। ठीक है, इसका डी मार लीजिए, डी, वंश और जाति। ठीक है, वंश और जाति। लेकिन इसकी खोज किसने की थी, लीनियस ने, लीनियस। सुनिए, अब आइए, सुनो, पहले तो हमको इसको सेव एज करने दो, कोई अभी नहीं जाएगा। देखो तुम लोग के सामने सेव कर रहे हैं, डिस्कशन 2 ओके किए, कंप्रेस हुआ, यहां से शेयर भी हो जाता है ना, शेयर हो जाता है ना, अभी कर देते नहीं तो हम भी भुला ही जाते हैं। रुको, देखो बाबू, हम जितना प्रयास हो रहा है, जितना ज्यादा देने का हो रहा है, उतना हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अगर इसको पूरा नोट्स के रूप में बना लीजिएगा ना, तो मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि आपको टेस्ट के लिए ना, मतलब उसके बाद एग्जाम में आपका ना एमसीक्यू तो ऐसे आप लोग उड़ाइएगा जैसे आप लोग को सब चीज आता है। बस इसको याद भी रखना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको याद भी रखना है। और अभी आप लोगों से बात भी करना है, रुकिएगा। ठीक है, ये तो प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट हो जाने दो इसको। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों अभी डाल देंगे इसको, पीडीएफ को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी के नाम से है। ठीक है, और ये तब तक एक्सपोर्ट हो रहा है, डाल लेते हैं, तब तक इन नलायकों से कुछ बात कर लेते हैं। मिलते हैं कल बाबू, कल। हाँ, कल आपका टेस्ट नहीं है, कल आपका टेस्ट नहीं है, कल वैलेंटाइन डे ऑफर क्लास है, कल वैलेंटाइन डे का क्लास है, और जो भी क्लास को करना चाहेगा कल आ सकता है। और मेरे संस्था के विद्यार्थियों को उनके माँ बाप का कसम है, उनके सरकारी नौकरी का कसम है कि सबको आना है। परसों आपका टेस्ट नहीं होगा,
कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, मंडे से अब आपका टेस्ट होगा। कल जो है 9 घंटे का मैराथन क्लास लगाए हैं, इसीलिए टेस्ट 9 घंटे का मैराथन क्लास कल है, सुबह 8:30 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपका लगातार क्लास है। जिसको भी आके करना है कर लीजिए। कल इंडियन पॉलिटी, करेंट अफेयर्स और मॉडर्न हिस्ट्री कल शुरू है, ठीक है ना। तो कल 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा वैलेंटाइन डे पे ऑफर पे, ठीक है। तो कल आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। परसों जो है, परसों टेस्ट नहीं देंगे, दीदी के ससुराल जाना है, ठीक है। अभी फोन आया था मम्मी का, मंडे से आप लोग का टेस्ट होगा, मतलब 2 दिन बाद अब टेस्ट होगा। तो मिलते हैं कल, नहीं परसों। कल जिसको क्लास में आना है कल क्लास में आओ। चलो आओ, मिलते हैं मंडे को टेस्ट के लिए।